हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्च मंथ के मंथली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ये जो करंट अफेयर्स होने वाले हैं ये सेकेंड हाफ वीडियो होने वाला है। फर्स्ट हाफ जो था वो 1st to 15th ऑफ मार्च का था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। आप वो सेशन जरूर जाकर देखिए, जिसमें 1st से लेकर 15th ऑफ मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। ओके, आज हम लोग 15th ऑफ मार्च से लेके 31st ऑफ मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, देन इंपॉर्टेंट बुलेट न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमारा पैटर्न होता है करंट अफेयर्स का, उसी को फॉलो किया जाएगा। ये आपकी अपकमिंग जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है, इंश्योरेंस बेस्ड एग्जामिनेशन है, और जिसमें भी जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन जब भी आप देखते हो तो उसे मैं एक ही चीज कहूंगी, उसे स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्किप नहीं करना है, कंप्लीट देखना है। स्टार्ट करते हैं सेशन। स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आप जो भी सेशन देखते हो उसका अगर आप लोगों को ई बुक चाहिए तो उसका ई बुक आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसके लिए आप लोगों के पास कोचिफाई का एप्लीकेशन होना इंपॉर्टेंट है। अब कोचिफाई का एप्लीकेशन आपको किस तरह मिलेगा, आपको प्ले स्टोर पे जाके कोचिफाई सर्च करना है एंड उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। आफ्टर डाउनलोड बेसिक डिटेल के साथ रजिस्टर करना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप लोगों का एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। उसमें स्टडी मटेरियल के टैब में जाकर ई बुक के सेक्शन में जाके आप सारे ई बुक्स को गो थ्रू कर सकते हो। ओके, इधर आप लोग प्ले स्टोर पे जाके सर्च करके आप कोचिफाई के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, या फिर अगेन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा देती हूँ एप्लीकेशन का। आप वो लिंक पे जाके क्लिक करके भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो फॉर ई बुक आपके पास एप्लीकेशन होना इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, इन मार्च 2022-23 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बिकेम द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू हैव यूज्ड ChatGPT टू decide bail plea. What does G stands for? ChatGPT। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया कि ChatGPT में G क्या स्टैंड आउट करता है, आपको इसमें से P भी पूछा जा सकता है एंड T भी पूछा जा सकता है। पहले तो आपको ये जानना होगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि मार्च 2022-23 में पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है, उन्होंने जमानत याचिका के फैसले के लिए ChatGPT का उपयोग करने वाला भारत का पहला अदालत बन गया है। कौन? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि G क्या स्टैंड करता है यहाँ पर। आंसर हो जाएगा जेनरेटिव। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ChatGPT का कंप्लीट फुल फॉर्म होता है चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये ChatGPT का फुल फॉर्म होता है। आपको ये ध्यान में रखना रहेगा। आपको G स्टैंड फॉर, जैसे यहाँ पे पूछा गया है जेनरेटिव होता है, आपको P और T भी पूछा जा सकता है। P स्टैंड फॉर प्री ट्रेन्ड एंड T स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मर। ओके, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ChatGPT जो है एक आर्टिफिशियल चैटबॉट है जिसको डेवलप किया गया है OpenAI द्वारा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसे रिलीज किया गया था नवंबर 2022 में। ठीक है, OpenAI ने जो है इसे डेवलप किया है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब ये ChatGPT क्या होता है? इट इज़ लाइक गाइड बुक। ये गाइड बुक है। जिस तरह आप गूगल पे सर्च करते हो तो गूगल आपको क्या हेल्प करता है, डिफरेंट वेबसाइट्स जो है वो आपके सामने आती है। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन करते हो गूगल को तो आपको डिफरेंट वेबसाइट के माध्यम से आपको वो सजेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन ChatGPT क्या करता है? आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर करता है जो भी आप उसे क्वेश्चन करते हो उसका। इट इज़ लाइक गाइड बुक। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। ओके, यहाँ पर पूछा गया था G स्टैंड्स फॉर व्हाट। G जो है वो जेनरेटिव होता है। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, which AI research company has unveiled its new and more advanced model called GPT-4? कौन सी AI रिसर्च कंपनी है जिसने जो है न्यू और ज़्यादा एडवांस लेवल का, जिसे कहा जा रहा है GPT-4 को जो है लॉन्च किया है, अनवेल किया है, वो है OpenAI। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि OpenAI ये जो कंपनी है इसने ChatGPT को लेकर आई है। ठीक है, उसी तरह GPT-4 को लाया गया है। GPT-4 क्या है? GPT-4 ये है कि जो ये ChatGPT लाया गया है, ये इसके पहले का जो वर्जन था वो GPT 3.5 था। ठीक है, अभी उसी का एडवांस मॉडल लाया गया है GPT-4।
ठीक है। सो ये ओपन एआई का ही है, इससे पहले इन्होंने 3.5 वर्जन लाया था, अभी GPT-4 वर्जन लाया है। ओके, सो ये किसके द्वारा लाया गया है? ये ओपन एआई इसके द्वारा लाया गया है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा एंड GPT-4 का फुल फॉर्म रहेगा जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 4। दैट्स इट। ओके, समझ आया? जो करंट जीपीटी का टेक्नोलॉजी है वो जीपीटी 3.5 टेक्नोलॉजी है और ये उसी का अपग्रेडेड मोस्ट रिसेंट वर्जन है, दैट इज GPT-4। ओके, समझ आया? ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी रिसेंटली इंट्रोड्यूसेस बिंग इमेज क्रिएटर पावर्ड बाय ओपनएआई's DALL-E। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है बिंग इमेज क्रिएटर को, जिसको पावर किया गया ओपनएआई के DALL-E मॉडल द्वारा। ओके, सो ये है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि बिंग इमेज क्रिएटर ये ऐसा है कि अगर आप कोई भी वर्ड सर्च करते हो या फिर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो उसकी इमेज जो है वो बन जाएगी। ओके, जो भी चीज़ अगर आप सर्च करोगे तो आपको अगर उसका इमेज फॉर्म चाहिए तो ये इस बिंग इमेज क्रिएटर से जो भी वर्ड्स या फिर जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं उसका इमेज ऑटोमेटिक जो है वो बन जाएगा एज इट इज़, जैसा आप लोगों ने कमांड दिया है। ओके, सो दैट इज बिंग इमेज क्रिएटर। तो इसे किसने इंट्रोड्यूस किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट हाइक्स डियरनेस अलाउंस बाय डैश फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो कैबिनेट है उन्होंने डियरनेस अलाउंस जो है वो कितना % से हाइक किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और पेंशनर्स के लिए। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4% से हाइक किया गया है। ओके, सो डियरनेस हाइक विल बी अफेक्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2023। डियरनेस अलाउंस हाइक फ्रॉम 38% टू 42%। ओके, प्रीवियस हुआ करता था 38%, नाउ हाइक होने के बाद जो परसेंट हो गया वो 42% हुआ है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 4% का हाइक हुआ है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड इस हाइक, ये जो हाइक हुआ है इसके लिए जो अमाउंट स्पेंड किया गया है दैट इज 12,815 करोड़ रुपीस। ओके, सो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, 38 से 42 हुआ, 4% का हाइक हुआ, 1 जनवरी 2023 से इफेक्टिव रहेगा। एंड इसके लिए जो है जो अनुराग सिंह ठाकुर है इन्होंने 12,815 रुपीज़ का फंड जो है इस डियरनेस अलाउंस के लिए जो है वो फंड किया है। ओके, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च न्यू क्रिकेट फोकस फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप नेम क्रिक पे अहेड ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि IPL शुरू होने से पहले ही जो एक क्रिक पे एक क्रिकेट फोकस फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन जो है वो किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? सो वो है अश्नीर ग्रोवर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अश्नीर ग्रोवर जो है इन्होंने क्रिक पे ये एक न्यू क्रिकेट फोकस फैंटेसी एप्लीकेशन जो है IPL शुरू होने से पहले ही इन्होंने लॉन्च कर दिया। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो ये जो एप्लीकेशन रहेगा ये किसके लिए रहेगा? जो 18 ईयर से अबाउ के एज के जो लोग हैं वो लोग इसमें वर्चुअली क्रिकेट जो है वो खेल सकते हैं, टीम्स बना के पार्टिसिपेट करके पेड कॉन्टेस्ट जो है वो हो सकता है इस एप्लीकेशन में। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अश्नीर ग्रोवर द्वारा इस एप्लीकेशन को लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट UT हैज रिसेंटली गॉट इट्स फर्स्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 250 करोड़ मेगा शॉपिंग मॉल बाय दुबई बेस्ड MR ग्रुप। सो यहाँ पे बोला गया कि कौन से स्टेट या फिर UT में रिसेंटली जो है फर्स्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है की गई है 250 करोड़ की, जिससे एक मॉल बनाया जाएगा और वो मॉल कहाँ पे बनाया जाएगा यही हमें बताना है। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इन्होंने 250 करोड़ का जो ये मेगा शॉपिंग मॉल है ये श्रीनगर के सेम्पोरा एरिया में जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और दुबई का जो MR ग्रुप है उनके द्वारा जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ओके, सो ये फर्स्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये किया जा रहा है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the Central Board of Trustees of the Employee Provident Fund Organization increased the interest rate of Provident Fund deposit for the current fiscal year 22-23 to how much % from 8.10%? So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो Provident Fund है, ठीक है, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया गया है। प्रीवियस हुआ करता था 8.10, अब वो बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है ये हमें बताना है। सो 8.10 से बढ़कर हो चुका है 8.15। ओके, सो EPFO द्वारा
प्रोविडेंट फंड का डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ चुका है और 0.5% से वो बढ़ा है 8.10 से अभी इंक्रीज होकर वो हुआ है 8.15. ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट वन, what percentage of the GST is quoted for the tobacco coated with natural edible gum and sold in personalized gunny bags as per the Gujarat Authority for Advance Ruling? ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के अनुसार जो है ये जो टोबैको कोटेड है, जो नेचुरल एडिबल गम के साथ जो कोटेड है, उसको जब भी सोल्ड किया जाएगा पर्सनलाइज गनी बैग्स में तो उसके ऊपर कितना जीएसटी जो है वो कोट किया जाएगा. ओके, दैट इज 28%. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा एंड 71% कंपनसेशन सेस भी लगाया जाएगा. ओके, सो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू मतलब एज पर द रूल ऑफ गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो टोबैको कोटेड रहेगा नेचुरल एडिबल गम्स के साथ जिसको पर्सनलाइज गनी बैग्स में सोल्ड किया जाएगा उसके ऊपर जो जीएसटी कोट होगा दैट इज 28% एंड कंपनसेशन सेस जो रहेगा वो 71% रहेगा. ओके, next question. National Payment Corporation of India announced that the UPI transaction of about rupees 2000 made using prepaid payment instrument will now have a interchange free from 0.5% to dash. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि NPCI ने recently जो है UPI के जो transactions होंगे about 2000 rupees using a prepaid payment instrument, so उसका जो interchange fee है वो change हो चुका है, वो 0.5% से increase होकर कितना हुआ है ये हमें बताना है, that is 1.1%. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका मैंने ऑलरेडी बैंकिंग अवेयरनेस का रिसेंटली सेशन लाई थी जिसमें मैंने फेब एंड मार्च कंप्लीट ये दोनों मंथ के बैंकिंग अवेयरनेस इस सेशन में प्रोवाइड किए. इस सेशन का एक स्क्रीन क्लिपिंग मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो. इस सेशन में हम लोगों ने जो है बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा था फेब एंड मार्च मंथ का, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ को कवर अप किया था. ओके, जिसमें मैंने आप लोगों को ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया. इन शॉर्ट में अभी आपको एक और बार रिकॉल करवा देती हूँ, लेकिन अगर आपको और भी सारे बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ने और अगर आपने ये सेशन नहीं देखा होगा सो ये सेशन ज़रूर जाकर देखिए. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा देती हूँ एंड प्लेलिस्ट में भी अगर आप जाओगे बैंकिंग अवेयरनेस की तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा. ओके, सो आते हैं फिर से क्वेश्चन पर. क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई भी वॉलेट के द्वारा फोन पे वॉलेट हो, अमेजॉन पे वॉलेट हो, पेटीएम वॉलेट हो, उसे कहा जाता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम पैसे लोड करके रखते हैं. सो उससे अगर 2000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, सो उसके ऊपर इंटरचेंज फी जो है वो लगाया जाएगा. अब वो जो लगाया जाएगा दैट इज 1.1%. ये ध्यान में रखना है. ओके, एंड ये जो चेंज है ये इफेक्टिव रहेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से. ओके, सो अलग अलग जो चार्जेस है, अलग अलग जो परसेंटेज है वो लगाए गए वो भी मैंने मेंशन किए हुए हैं. ओके, सो आप ये पढ़ सकते हो. ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा 1.1%. ओके, और भी डिटेल में जानना है तो जरूर वो सेशन जाकर देखिए जो मैंने आपको रिकमेंड किया है, तो आपको और भी आइडियाज जो है क्लियर हो जाएगी. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन ब्रिक्स बैंक एज अ न्यू मेंबर? कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ब्रिक्स जो बैंक है उसका वो न्यू मेंबर जो है वो बन गई है, वो एज अ न्यू मेंबर उसमें शामिल हुआ है, दैट इज इजिप्ट. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. सो अफ्रीकन अरब नेशन इजिप्ट जो है वो ब्रिक्स का जो है वो मेंबर बन चुका है. ब्रिक्स को पहले जो है एनडीबी कहा जाता था, न्यू डेवलपमेंट बैंक. ओके, सो ब्रिक्स का अगर मैं बात करूँ उसमें कौन सी मेंबर कंट्रीज है तो वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. एंड रिसेंटली जो है इजिप्ट जो है वो न्यू मेंबर बना है ब्रिक्स का. ओके, ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है. ओके, एंड ब्रिक्स स्टार्ट हुआ था 2001 में. ओके, सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. एंड जब वो फॉर्म हुआ था तब वो ब्रिक था, तब उसके जो मेंबर्स थे वो थे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ओनली. ठीक है, 2001 में. 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ. ओके, और अभी जो है इजिप्ट भी न्यू मेंबर बन चुका है ब्रिक्स का. ओके, आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से ये पॉइंट समझ आएगा. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म्ड रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी डिड नॉट रिसीव द प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड निशान फ्रॉम द जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? ओके, सो अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, जो भारतीय सेना है, जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने इनमें से कौन सा ऐसा आर्म रेजिमेंट है इसके लिए जो है जनरल मनोज पांडे से राष्ट्रपति नामक निशान जो है वो प्राप्त नहीं किया है.
दैट इज 48 आर्म्ड रेजिमेंट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जो जनरल मनोज पांडे है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है एंड इन्होंने रिसेंटली प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड निशान जो है वो 4 आर्म रेजिमेंट को जो है वो प्रेजेंट किया है। अब वो 4 आर्म रेजिमेंट कौन से है? 49 आर्म रेजिमेंट, 51 आर्म रेजिमेंट, 53 आर्म रेजिमेंट एंड 54 आर्म रेजिमेंट। 48 उसमें नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से 4 ऐसे आर्म रेजिमेंट है जिनको निशान मतलब कि प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड जो निशान है उससे प्रेजेंट किया गया है। सो वो है 49, 51, 53 एंड 54। 48 नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 48, क्योंकि हमें वही पूछा गया था did not receive the president standard निशान। ओके, दैट इज 48, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और ये जो प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड होता है इट इज द हाईएस्ट ऑनर इन द मिलिट्री यूनिट। ओके, ये ध्यान में रखना है। ओके, सो ये जो 4 आर्म रेजिमेंट को दिया गया है वो स्पेशली ध्यान में रखना है किनके द्वारा दिया गया है? मनोज पांडे जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके द्वारा। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि इंक्लूडेड नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नमेंट हैज रिमूव द अपर एज लिमिट ऑफ डैश फॉर एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन टू रिसीव डिसीज डोनर ऑर्गन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 65 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पहले कोई भी ऑर्गन को रिसीव करने का एक पर्टिकुलर एज हुआ करता था, इस एज तक के ही ऑर्गन को यूज किया जा सकता था और वो अपर एज लिमिट हुआ करती थी 65 ईयर्स। ओके, अब लेकिन गवर्नमेंट ने ये जो अपर एज लिमिट है वो हटा दी है। अब कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि अब अगर किसी रिसीवर को, अगर वो रिसीवर 70 ईयर्स का है और उसे कोई ऑर्गन चाहिए तो यस वो 75 ईयर्स का ऑर्गन लेके उस ऑर्गन का अपने बॉडी में यूज कर सकता है। अब उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था कि 65 ईयर्स तक ही आप किसी डोनर का कोई ऑर्गन यूज कर सकते हो, लेकिन अब ऐसी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोला गया था कि प्रीवियस अपर एज लिमिट क्या हुआ करता था कोई भी ऑर्गन रिसीव करने के लिए, दैट इज 65 ईयर्स, जिसे अभी हटा दिया गया है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज अनाउंस्ड द डिसीजन टू क्रिएट हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, इन्होंने ऐसा अनाउंस किया है कि इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है कि ये अपने स्टेट में कितने न्यू डिस्ट्रिक्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, सो इन्होंने ऐसी घोषणा की है कि ये 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट को जो है राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स में ऐड करेंगे। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि एट प्रेजेंट राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रहना चाहिए दैट इज 33 डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया जा रहा है, तो अब जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी राजस्थान में दैट इज 50। अब ये 50 कैसा होगा? 33 + 19 करोगे तो 50 नहीं आएगा, लेकिन जयपुर जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है एंड जोधपुर जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसीलिए जो अब टोटल डिस्ट्रिक्ट रहेगा स्टेट का वो रहेगा 50। ओके, सो 4 डिस्ट्रिक्ट अगर मैं जयपुर की ही बात करूं तो लास्ट पॉइंट आप देखिए, जयपुर नॉर्थ, जयपुर साउथ, दूदू एंड कठपुतली, बहरोड जो है ये एडअप होता है। ठीक है, एंड जो कठपुतली है वो जयपुर का पार्ट है, वेयर बहरोड जो है वो अलवर का पार्ट है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी रहेगी कि सबसे पहली बात कि अशोक गहलोत जो है इन्होंने जो अनाउंस किया है वो कितनी न्यू डिस्ट्रिक्ट को ऐड करने का अनाउंस किया, दैट इज 19। वो 19 डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये फर्स्ट पॉइंट आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पे पूरी 19 डिस्ट्रिक्ट आपको नजर आ रही है। करेक्ट, और ये टेबल में भी अगर अच्छी तरीके से आप देख पाए तो ये 19 डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, एक बार उसको आपको गो थ्रू करना रहेगा। ओके, क्योंकि आपको क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है, कुछ ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट दी रहेगी, इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है जो कि राजस्थान का पार्ट नहीं बनने जा रही है। तो आपको अगर 19 पूरी पता रहेगी तो आप वो कौन सी नहीं बन रही वो उस ऑटोमेटिकली पिक कर पाओगे। इसलिए आपको एक बार सारे डिस्ट्रिक्ट को पढ़ लेना है और अच्छी तरीके से समझ लेना है। करेक्ट, और 3 न्यू डिविजन्स जो है वो भी एडअप हो रहा है, दैट इज बांसवाड़ा, पाली एंड सीकर। ओके, सो 3 न्यू डिवीजन, 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट। पहले की जो डिस्ट्रिक्ट थी वो 33 थी एंड अब जो कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट रहेगी दैट इज 50 रहेगी। जयपुर जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हुआ है एंड जोधपुर जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हुआ है, जोधपुर ईस्ट, जोधपुर वेस्ट एंड उसमें आता है फालूडी। ओके, सो ये 3 आता है जोधपुर का हिस्सा एंड जयपुर का तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। ओके, सो आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। 15 साल पहले जब वसुंधरा राजे की सरकार थी उस समय पे प्रतापगढ़ जो है वो 33 डिस्ट्रिक्ट बना था। अभी अशोक
अशोक गहलोत की सरकार के टाइम पे 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट को एडअप किया जा रहा है, ऐसा डिसीजन उन्होंने अनाउंस किया है। एंड इसके लिए उन्होंने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2000 करोड़ रुपए का जो फर्स्ट फेज में जो है वो अमाउंट प्रपोज किया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। विच पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया हैज इनिशिएटेड इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव नेम संभव। सो भारत के में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने संभव नामक अपनी डिजिटल परिवर्तन पहल जो है वो शुरू की है? दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव जो है इसे लॉन्च किया है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, इसके थ्रू मल्टीपल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट, बिल पेमेंट, फंड ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट, लोन, ठीक है, ये सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। सो ये जो संभव है ये यूनियन बैंक द्वारा लाया गया है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, WHO has certified which of the following countries as a malaria free? Very important question, ये भी बन सकता है एग्जामिनेशन में। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि WHO ने ऐसा सर्टिफाइड किया है कौन सी कंट्रीज को मलेरिया फ्री। सो एज अ मलेरिया फ्री कंट्रीज बनी है अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2। ओके, सो ये अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान जो है ये सर्टिफाइड हो चुकी है मलेरिया फ्री बाय WHO। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपको। क्यों इन्हें डिक्लेयर किया गया? क्योंकि अगर अजरबैजान की बात की जाए तो 2012 से लेकर अभी तक के एसच कोई केसेस देखने नहीं मिली है। एंड ताजिकिस्तान की बात की जाए तो 2014 से लेकर अभी तक के एसच कोई केसेस नहीं देखने मिली है। एंड फॉर दैट रीजन जो है मलेरिया फ्री कंट्रीज बनी है अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान। ओके, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनी हैज रिसेंटली डेवलप इंडियाज फर्स्ट बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल CRM BAK B1201। ओके, सो यहाँ पे बोला है कि किस कंपनी ने हाल ही में भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री BAK B1201 विकसित की है? तो दैट इज बोथ 1 and 2, मतलब कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इससे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2। ओके, सो नालको और भाभा जो है ये इंडिया की फर्स्ट जो है बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। BAK 1201 जो है इनके द्वारा बनाया गया है। ओके, इसलिए आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन। विच स्टेट Gandhamardhan Hill has recently declared as India's 37th biodiversity heritage site। So किस राज्य की जो गंधमर्दन हिल है इसने हाल ही में भारत की 37 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के लिए इसे डिक्लेयर किया गया है? दैट इज उड़ीसा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है गंधमर्दन हिल रेंज जो है वो बारगढ़ एंड बालांगीर डिस्ट्रिक्ट में है, उसे एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ओके, एंड ये उड़ीसा की थर्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। आफ्टर आप देख सकते हो मंदासिरु गोर्ज, ठीक है, जो कि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में, जिसे 2019 में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। एंड महेंद्रगिरी हिल जो है जो कि गजपति डिस्ट्रिक्ट में है, इसे 2022 में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। एंड इन 2023 जो गंधमर्दन हिल है इसे भी इंडिया का 37 एंड उड़ीसा का थर्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च पथश्री रथश्री फ्लैगशिप प्रोजेक्ट टू स्ट्रेंथन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो किस राज्य ने हाल ही में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने के लिए पथश्री रथश्री की शुरुआत की है? दैट इज वेस्ट बंगाल। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये जो प्रोजेक्ट लाया गया है ये रोड कनेक्टिविटी, रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे एनहांस करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को। ठीक है, 12,000 किलोमीटर का रोड जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलप किया जाएगा इन 22 डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। एंड इसके लिए जो अमाउंट लगाया जा रहा है दैट इज 3,282.75 करोड़। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। करेक्ट। Next question. SEBI extended the deadline for updating choice of nomination by existing investor with trading and demat accounts till which date? So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि SEBI जो है वो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, आप सभी को पता होगा। तो चॉइस ऑफ नॉमिनेशन की जो डेडलाइन थी इससे पहले थी दैट इज 31 मार्च 2023, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड एक्सटेंड होकर जो डेट अभी हो चुकी है दैट इज ऑप्शन डी 30 सितंबर 2023। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा।
ठीक है, जो चॉइस ऑफ नॉमिनेशंस जो है उसकी जो डेडलाइन है उसे अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रीवियस जो डेट था दैट इज March 31, 2023, करेक्ट। नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिसेंटली जॉइंड CBDT फॉर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फ्रॉम रिटेल एंड कॉर्पोरेट टैक्स पेयर। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कौन से बैंक ने जो है रिटेलर एंड कॉर्पोरेट टैक्स पेयर से जो है डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए CBDT के साथ हाथ मिलाया है। सो वो है साउथ इंडियन बैंक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो समझौता है ये करदाताओं को ओवर द काउंटर मोड के तहत डायरेक्ट टैक्स भेजने की अनुमति देगा और बैंक के ग्राहकों को ओवर द काउंटर और इंटरनेट बैंकिंग मोड के माध्यम से भुगतान करने की भी अनुमति देगा। ओवर द काउंटर मतलब कि काउंटर पे जाके जो पेमेंट होता है दैट इज ओवर द काउंटर, ओके। एंड इंटरनेट बैंकिंग मतलब कि आप सभी को पता ही है, ओके। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। साउथ इंडियन बैंक ने एंड CBDT ने ये समझौता किया है, ओके, फॉर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, विच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज ऑनर विद द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन अंडर 3 डिफरेंट कैटेगरीज। सो कौन सी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को जो है एशिया बुक ऑफ अवार्ड से नवाजा गया है अंडर द 3 डिफरेंट कैटेगरीज। 3 अलग अलग सर्टिफिकेट्स जो है इस मेट्रो ने जो है मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जो है एक्सेप्ट किए हैं, दैट इज ऑप्शन बी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो जो नागपुर की महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है उसे 3 अवार्ड जो है वो टोटल दिए गए हैं। देखिए, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स दिया गया है 2022 का, देन 2 एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, ओके। और ये जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंडर में इन्हें ये सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किए गए। अब वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज क्या है। फर्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ मेट्रो रेल कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन इन द शॉर्टेस्ट टाइम। सेकेंड कैटेगरी है फर्स्ट सोलर फोटोवोल्टेनिक system in metro rail project for integrated consumption, and third one है heaviest single span double decker steel bridge truss over railway tracks in urban area, okay। so ये 3 different categories के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के सर्टिफिकेशन जो है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को जो है दिया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, okay। next, a waste disposal initiative which utilizes QR code is being implemented in which of the following state। क्या बोला गया है, एक वेस्ट डिस्पोजल इनिशिएटिव लाया गया है, ठीक है, जो कि QR कोड को यूज करेगा, ओके। सो ये इम्प्लीमेंटेशन कौन से स्टेट में किया गया है ये पूछा जा रहा है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अब ये QR कोड बेस्ड जो वेस्ट डिस्पोजल इनिशिएटिव लाया गया है ये क्या है, ठीक है। सो इट इज एन इनिशिएटिव वेयर अ प्लास्टिक बेवरेज बॉटल एम्बेडेड with the QR code would be sold at ₹10 or more than the MRP, and once they are returned the 10 will be refunded। तो ये 4 धाम की जो यात्रा है वहां पर क्या किया जा रहा है, जो प्लास्टिक बेवरेजेड बॉटल्स है उनके ऊपर QR कोड को लगाया गया है। जो भी बॉटल 10-10 रुपए से ऊपर की बेची जा रही है, ठीक है, उन बॉटल्स को रास्ते में लोग क्या करते हैं, पीते हैं और फेंक देते हैं। तो उसी को उन लोगों को खत्म करना है, एंड फॉर दैट उन्होंने ये चीज़ लाई है कि वो बॉटल्स को आपको फेंकना नहीं है। आपने जहाँ से वो बॉटल को अगर आपने खरीद लिया, अगर आप कोई भी दुकान में जाके उसे रिफंड करते हो, ज़रूरी नहीं वही सेम दुकान पे जाना है, दुकान में जाके सिर्फ वो बॉटल को आपको खाली बॉटल को रिफंड करना है, तो आपको जो 10 रुपये वो रिफंड हो जाएंगे। 10 या फिर 10 से ज़्यादा की बॉटल रहेगी तो आपको वो 10 रुपये जो है वो वापस मिल जाएगा, ओके। सो आपको क्या करना है, विजिटर्स विल स्कैन अ QR कोड ऑन द ईच प्लास्टिक बॉटल एंड मल्टी लेयर प्लास्टिक बैग्स ऑफ द चिप्स और बिस्किट एंड पे अ डिपॉजिट ओवर द मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP, ठीक है। दे कैन क्लेम दिस अमाउंट बैक एज अ रिफंड व्हेन दे डिपॉजिट द वेस्ट एट अ पॉइंट एट द एंड ऑफ द यात्रा। जैसे उनकी यात्रा कंप्लीट होती है, जो भी वेस्ट उनके पास है, ठीक है, सो वो वेस्ट अगर वो देते हैं तो उनको जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा, करेक्ट। सो ये जो इनिशिएटिव लाया गया ये उत्तराखंड में लाया गया है, ओके। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो बॉटल के ऊपर जो है वो QR कोड लगाया गया है, आपको उस QR कोड को स्कैन करना है और उसको अगर आप वेस्ट को अगर आप रिफंड करते हो तो आपको पैसा भी उसका इन रिटर्न मिलेगा, ओके। और एक और चीज़ क्या है इसमें कि अगर सपोज आप अगर एक और चीज़ में एडिशन है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप सपोज जा रहे हो, किसी ने वो बॉटल QR वाली बॉटल फेंक दी है, लेकिन अगर आप जा रहे हो और आपको वो बॉटल दिखता है तो आप इस बॉटल को उठाइए। ज़रूरी नहीं आपने वो बॉटल को खरीदा है तो ही आपको मिलेगा। इवन दो अगर आपने वो खरीदा नहीं है लेकिन आपको वो वेस्ट नज़र आ रहा है और आपने वो उठाया और आपने वो जाके
किसी को हैंड ओवर किया, मतलब कि उसको स्कैन करके हैंड ओवर किया, तो आपको भी उसका रिफंड जो है वो मिलेगा। नॉट नेसेसरी कि अगर आपने वो चीज़ ली है और आप ही ने वो रिफंड की है तो आपको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको भी रास्ते में कुछ चीज़ें वेस्ट ऐसी दिखती है जिसके ऊपर QR कोड लगाया गया है, तो उस चीज़ को पिक कीजिए और आप भी जाके अगर उसे रिफंड करते हो, रिटर्न करते हो, तो आपको उसका रिफंड जो है, अमाउंट जो है वो आपको दिया जाएगा। ओके, सो एक एडिशनल चीज़ जो है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप नेक्स्ट टाइम कहीं जाते हो, चारधाम यात्रा जाते हो और आपको ऐसा कुछ नज़र आता है, तो ज़रूर ये जो इनिशिएटिव लाया गया है इसमें अपनी भागीदारी दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे एंड टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड दैट द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल बिगिन सर्विस इन ऑगस्ट डैश। सो रेलवे एंड टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो इन्होंने कहा है कि फर्स्ट बुलेट ट्रेन इंडिया में जो है उसका सर्विस कब से स्टार्ट होगा, अगस्त डैश कहा गया है, तो अगस्त 2026 से इसका सर्विस स्टार्ट होगा। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, मतलब कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है वो अगस्त 2026 से उसकी सेवा जो है वो शुरू करेगी। ओके, नेक्स्ट वन। Which country has inaugurated a project to store carbon dioxide 1800 मीटर beneath the North Sea? So किस देश ने जो है ऐसा प्रोजेक्ट लाया है जिसमें जो नॉर्थ सी जो है उसके नीचे 1800 मीटर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोर किया जाएगा। ओके, सो ये डेनमार्क ने लाया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। डेनमार्क हैज इनॉग्रेटेड अ प्रोजेक्ट टू स्टोर अ कार्बन डाइऑक्साइड 1800 मीटर beneath द नॉर्थ सी, द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बरी CO2 इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। सो ये पहला कंट्री है जिसने ये प्रोजेक्ट को लाया है, डेनमार्क है। इसमें क्या होने वाला है, नॉर्थ सी के अंडर में 1800 मीटर में कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो स्टोर किया जाएगा। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, कहाँ पर किया जाएगा, नॉर्थ सी के अंडर में, ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। कितने मीटर, 1800 मीटर। किसे स्टोर किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाएगा। कौन से कंट्री ने इसे लाया, डेनमार्क ने इसे लाया। इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए कि आपको इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अप्रूव अ 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर स्टेटहुड कैंपेनियर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट पोजीशन। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट पोजीशंस होती है उनके जो स्टेटहुड कैंपेनियर्स होते हैं उनके लिए 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड करने वाला कौन सा स्टेट है जिसने ये अप्रूवल दे दिया है, दैट इज उत्तराखंड। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, दिस डिसीजन वॉज टेकन इन द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट हेल्ड एट भराड़ीसैंण इन गैरसैंण। ओके, ये जो मीटिंग हुआ था भराड़ीसैंण गैरसैंण में, वहां पे ये डिसीजन को लिया गया है। जो गवर्नमेंट पोजीशन पे जो स्टेटहुड कैंपेनियर्स है उनको 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये डिसीजन रिसेंटली लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2022 एट द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। सो कौन सी इनमें से कौन जो है जिन्हें चमेली देवी जैन अवार्ड से नवाजा गया है फॉर द आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2022? ओके, दैट इज धन्या राजेंद्रन। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। धन्या राजेंद्रन जो है वो को फाउंडर एंड एडिटर है द न्यूज मिनट इस वेबसाइट की। ओके, एंड इन्हें जो है चमेली देवी जैन अवार्ड दिया गया है फॉर द आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2022। कहाँ पर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो न्यू दिल्ली में, वहां पर। ओके, सो चमेली देवी अवार्ड ये फर्स्ट टाइम जो है ये इंस्टीट्यूट किया गया था 1982 में, एंड ये जो दिया जाता है ये मीडिया फाउंडेशंस को दिया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी हैज अनाउंस्ड द गवर्नमेंट विल सेट अप अ स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? सो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो गवर्नमेंट है वो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी सेटअप करेगी उत्तराखंड की कौन से सिटी में, ये हमें बताना है। सो वो करेगी हल्द्वानी में। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। हल्द्वानी के जो कमाऊ रीजन है वहां पर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाएगा, ऐसा रिसेंटली अनाउंस किया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर द्वारा। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन। As per the SIPRI report 2023, which country has been named as the world largest arm importer? SIPRI report 2023 के द्वारा कौन सी कंट्री जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बनी है? दैट इज इंडिया। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। SIPRI का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो इसके द्वारा वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है इंडिया, एंड एक्सपोर्टर की बात करूँ तो दैट इज US विथ 40%। इसी को मैं एक्सटेंड करके नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ तो आपको और अच्छी तरीके
से नजर आएगा। देखिए इस स्लाइड पे हम लोग आते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि सिप्री के द्वारा जो है ये रिपोर्ट को लाया गया है कि वर्ल्ड की टॉप 10 आर्म एक्सपोर्टर्स एंड टॉप 10 इंपोर्टर्स। अगर मैं इंपोर्टर्स की बात करूं तो इंडिया सबसे टॉप पे है विथ 11%। ओके, देन आप लोग बाकी का जो है वो कंट्रीज के नाम भी याद में रख सकते हो, परसेंटेज से आपको रैंकिंग ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। टॉप 3 ध्यान में रखिए। एंड अगर मैं एक्सपोर्टर की बात करूं तो फर्स्ट वन इज यूएस विथ 40%, सेकंड वन इज रशिया विथ 16%, थर्ड वन इज फ्रांस विथ 11%। ओके, सो सिप्री ने ये रिपोर्ट जो है ये लाया है जिसमें आर्म इंपोर्टर एंड आर्म एक्सपोर्टर की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट वन, व्हिच आईपीएल टीम हैज पार्टनरिंग विद इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक एज देयर बैंकिंग पार्टनर फॉर द आईपीएल सीजन 2023। सो यहाँ पे बोला है कि कौन सी आईपीएल टीम ने जो है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है। ठीक है, तो वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईपीएल 2020 सीजन के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इक्विटा स्मॉल फाइनेंस के साथ बैंकिंग पार्टनर के रूप में साझेदारी जो है वो की है। ओके, नेक्स्ट, Which bank has introduced shop insurance cover for digital current account customers? किस बैंक ने अपने डिजिटल करंट अकाउंट ग्राहकों के लिए शॉप इंश्योरेंस कवर को पेश किया है? दैट इज चेक बुक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक बुक एक न्यू बैंक है फॉर द स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है शॉप इंश्योरेंस कवर्स फॉर दिस डिजिटल करंट अकाउंट कस्टमर्स। ठीक है, किसके साथ मिलकर, किसके साथ डिजाइन और लॉन्च किया है इन्होंने? ये आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के साथ मिलकर जो है इसे लॉन्च किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। करेक्ट, नेक्स्ट वन, Which small finance bank has launched a new saving account for women customer known as Blossom Women Saving Account? So कौन सी small finance bank है जिसने recently new saving account को launch किया है for the women customers, जिसे Blossom Women Saving Account कहा जा रहा है? That is Suryodaya Small Finance Bank ने ये अनाउंस किया है। इसके ऊपर 7% annually interest rate जो है दिया जाएगा with a monthly interest credit. Okay, next one. Which country has formally recognized McMahon Line as an international boundary between India's अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना? सो इन ऐसी कौन सी कंट्री है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी कंट्री है रिसेंटली जिसने ऐसा रिकॉग्नाइज किया है कि जो ये मैकमोहन लाइन है ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है इंडिया और चाइना के बीच में, तो ये इंडिया के अरुणाचल प्रदेश का एंड चाइना का बाउंड्री लाइन है। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश है एंड चाइना जो है, इन दोनों के साथ जो है मैकमोहन लाइन अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। सो ये किसने ऐसा रिकॉग्नाइज किया है? ये कंट्री है यूएसए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यूएसए जो है इसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप से जो मान्यता दी है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना को। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, Shri Bhupendra Yadav launched the Aravali Green Wall project, which of the following state and UT is not a part of Aravali project? So क्या बोला है? भूपेंद्र यादव जो है इन्होंने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। सो इनमें से कौन सी स्टेट या फिर यूटी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, ये हमें बताना है। दैट इज पंजाब। अगर आप मैं अरावली प्रोजेक्ट की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली, ये जो 4 है ये अरावली प्रोजेक्ट का पार्ट है, लेकिन पंजाब जो है वो पार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च एन एप्लीकेशन कॉल्ड कॉल बिफोर यू डिग? सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कॉल बिफोर यू डिग इस नामक एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो वो है नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मोदी जी द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि ये एप्लीकेशन किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया। सो इट इज जॉइंटली डेवलप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड द भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर द स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा। सो इन दोनों ने मिलकर इसे डेवलप किया है। अब ये एप्लीकेशन क्या है? ये एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन है कि कहीं पे भी खुदाई करनी है तो उससे पहले कॉल करना रहेगा। देखिए इस एप्लीकेशन को क्यों लाया गया है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना कि अंडरग्राउंड काफ़ी सारे जो है एसेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं, वाटर पाइपलाइंस होती है, इलेक्ट्रिकल केबल्स होते हैं, गैस पाइपलाइंस होती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो अंडरग्राउंड होती है। तो अंडरग्राउंड जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। सो इस एप्लीकेशन के माध्यम से क्या होगा, जो भी एसेट ओनर्स है उस पर्टिकुलर एरिया के, उनको
कॉल किया जाएगा एक्सकावेट करने से पहले, मतलब कि डिग करने से पहले, मतलब कि खोदने से पहले उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा एंड आफ्टर दैट ही वो प्रोसेस को किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो लॉस होते हैं, जो इनकन्वीनियंस होता है सिटीजन्स को, वो नहीं होगा। ठीक है, सो कॉल बिफोर यू डिग जो है ये मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया। किन दोनों का ये जॉइंटली डेवलप किया गया, ये ध्यान में रखना, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड द भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा इसे लाया गया। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, who has introduced a new platform called DigiClaim on the National Crop Insurance Portal। अगेन यहाँ पे ये बोला गया है कि एक न्यू प्लेटफॉर्म जो है DigiClaim, ठीक है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के ऊपर इसे जो है इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। तो किनके द्वारा किया गया है, तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पे जो है DigiClaim को जो है इंट्रोड्यूस किया है। ओके, इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य यही है कि जो फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसान हैं उनको जो इंश्योरेंस दिया जाता है उनका वितरण जो है वो तेजी से लाना है। ओके, सो इसीलिए इन्होंने ये DigiClaim जो है इस प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पे। ओके, सो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट वन, इन हाउ मेनी स्टेट्स इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी इंडिया की स्टेट में जो है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट को जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एंड फॉर दैट इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। सो वो है इंडिया की 4 स्टेट्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अब वो 4 स्टेट्स कौन सी है ये भी आपको साथ ही ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, दैट इज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको स्टेट्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं। ओके, सो इंडिया ने एंड वर्ल्ड बैंक ने मिलकर जो है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है एंड इसके लिए इंडिया ने जो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है वो $500 मिलियन का लिया है। ठीक है, एंड इसके ऊपर जो टोटल लागत लगाई जाएंगी दैट इज $1,288.24 मिलियन रुपीस। ओके, एंड ये 4 स्टेट में जो है इसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इन हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी स्टेट है जहाँ पे लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम देखने मिला है, दैट इज बिहार। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे कम लोएस्ट लिटरेसी रेट जो देखने मिला है वो बिहार में देखने मिला है, दैट इज 61.8%। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे 65.3% देखने मिला, देन है राजस्थान 66.1%। तो मैं लोअर 3 की बात कर रही हूँ, फर्स्ट वन इज बिहार, लोअर इन लोएस्ट कैटेगरी बिहार, देन अरुणाचल प्रदेश, देन राजस्थान। बट अगर मैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करूँ तो सबसे टॉप पे आता है इंडिया में केरला 94%, लक्षद्वीप 91.85% एंड मिजोरम विथ 91.33%। ओके, सो टॉप 3 एंड लीस्ट 3 ये दोनों ध्यान में रखना है। करेक्ट, नेक्स्ट वन, Union Minister of State for Science and Technology Dr. Jitendra Singh has inaugurated Asia's largest 4-meter international liquid mirror telescope at dash। So जो यूनियन मिनिस्टर है स्टेट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने एशिया का 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो कहाँ पर लॉन्च किया है ये हमें बताना है, कहाँ पर इनॉग्रेट किया ये हमें बताना है। सो वो किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है। एशिया का 4 मीटर टेलीस्कोप है ये। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द फिश प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। फिश प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा रैंक है ये हमें बताना है। 3rd रैंक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बट इन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन इंडिया का रैंक 2nd है। फिश में 3rd रैंक है बट इन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन इंडिया का रैंक 2nd है, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। करेक्ट, नेक्स्ट वन, on which state government National Green Tribunal slaps 10 करोड़ पेनाल्टी फॉर फेल्यूर टू प्रोटेक्ट रामसर साइट। सो कौन से स्टेट गवर्नमेंट को जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है 10 करोड़ का पेनाल्टी जो है लगाया है रामसर साइट को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया इसके वजह से, तो वो है केरला स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि केरला की जो रामसर साइट है उसका सही तरीके से ध्यान नहीं रखने के वजह से जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इन्होंने 10 करोड़ का पेनाल्टी लगाया। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। रामसर साइट अगर केरला की मैं बात करूं तो वेबनाड में है एंड अष्टमुडी लेक्स। सो ये 2 जो है वो सिचुएटेड है एंड यहाँ पे कुछ सही तरीके से जो है ध्यान ना रखने की वजह से
जो एनजीटी है इन्होंने 10 करोड़ का पेनाल्टी दिया है। तो कौन सी स्टेट पे किया है, कितना अमाउंट का दिया है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, और वहाँ पे कौन सी रामसार साइट्स है ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। करेक्ट, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना inaugurated the first submarine base of Bangladesh. What is the name of this submarine? So शेख हसीना जो है वो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, सभी को पता होगा, ठीक है। सो इन्होंने पहला सबमरीन बेस जो है बांग्लादेश में इनॉग्रेट किया, तो उस सबमरीन का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सबमरीन का नाम है बीएनएस शेख हसीना। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, ये फर्स्ट एवर फुल फ्लेज सबमरीन बेस जो है बांग्लादेश नेवी द्वारा जो है लाया गया है, इसके लिए जो अमाउंट लगाई गई थी दैट इज $1.21 बिलियन। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट? कौन सी स्टेट ने रिसेंटली मिशन लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट के लिए लॉन्च किया है? तो वो है असम की स्टेट गवर्नमेंट। असम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्व शर्मा, इन्होंने लॉन्च किया है मिशन लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट के लिए। ओके, सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट हैज गिवन अप्रूवल फॉर 75 फीट टॉल स्टैचू ऑफ नॉलेज डेडिकेटेड टू डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन लातूर सिटी? सो यहाँ पे ये बोला गया कि कौन सी गवर्नमेंट ने जो है अप्रूवल दिया है 75 फीट का टॉल स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को डेडिकेट किया जाएगा लातूर सिटी में। सो वो है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है 75 फीट के स्टैचू ऑफ नॉलेज को बनाने के लिए, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को डेडिकेट करते हुए बनाया जा रहा है लातूर सिटी में। अब इसके लिए जो अमाउंट सैंक्शन किया गया है वो 10 करोड़ रुपीज़ जो है वो सैंक्शन किया गया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो स्टैचू बनेगा ये केवल 20 दिनों में बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये वर्ल्ड का ऐसा पहला स्टैचू है कि सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में बनेगा, और उस स्टेट का भी ये पहला इस टाइप का मतलब कि पहला स्टैचू है। ओके, सो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इस साल जो अभी 14 अप्रैल को जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का बर्थ एनिवर्सरी था वो 131st बर्थ एनिवर्सरी था, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following country has hosted SCO National Security Advisors meeting? So कौन से कंट्री ने जो है SCO National Security Advisor मीटिंग को जो है होस्ट किया? वो है इंडिया। SCO होता है शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस साल का जो सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग था वो इंडिया में हुआ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द तमिल राइटर हुज नॉवल प्यारे हैज बीन लॉन्ग लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर 2023? सो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के लिए जो है इनमें से कौन से तमिल राइटर है जिनकी नॉवेल प्यारे को जो है लंबे समय तक के लिए सूचीबद्ध किया गया है? दैट इज पेरुमल मुरुगन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। पेरुमल मुरुगन जो है वो प्यारे इस बुक के जो है ऑथर है, ठीक है। ये जो बुक है इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। सो इस साल का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है उसके 2023 के लिए इसे नॉमिनेट किया गया है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, अगेन वन रिलेटेड टू बुक्स एंड ऑथर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉर एंड वुमेन दैट वाज रिलीज्ड इन द 52nd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इन जेनेवा स्विट्जरलैंड? सो यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। इन्होंने ये कहा है कि वॉर एंड वुमेन जो कि रिलीज हुई 52nd सेशन ऑफ यूएनएचआरसी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। सो इसके ऑथर कौन है? वो है M.A. हसन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इन दिस बुक M.A. हसन documented the magnitude of torture and killing committed by the Pakistan Army during the 1971 Bangladesh Liberation War. So इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। इसके ऑथर है डॉक्टर M.A. हसन, और इसे कहाँ पर रिलीज किया गया? 52nd सेशन जो होता UNHRC का, वहाँ पर इसे रिलीज किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वन रिलेटेड टू बुक्स एंड ऑथर, एंड इसके बाद जो है कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स जो है इस मंथ की वो मैं एक्स्ट्रा बुलेट न्यूज़ में एड अप की हुई है, तो वहाँ पे आपको बाकी मिल जाएगी। लास्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द लर्निंग साइंस वाई स्टैंडर्ड सीरीज फॉर स्टूडेंट? सॉरी, ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बोला गया है कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड इस सीरीज को स्टूडेंट्स के लिए जो है लॉन्च किया है? वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। BIS ने लॉन्च किया है लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स सीरीज। ये किसके लिए लाई गई है? स्टूडेंट्स के लाई गई है। दिस प्रोग्राम एम्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम इन साइंस एंड प्रमोट द इंटरेस्ट इन साइंस एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग देम विद द एक्सेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिलेटेड टू साइंस।
तो जो स्टूडेंट्स है उनका लर्निंग जो है साइंस को तरफ बढ़ाने के लिए, उनका इंटरेस्ट जो है साइंस की और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और एजुकेट करने के लिए इस प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया है। ओके, सो BIS द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ओके, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है इनका इंटरेस्ट भी बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे एजुकेट हो। ओके, सो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द प्लान टू सेट अप अ सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। सो कौन सी स्टेट में जो है रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि वहाँ पे CPACE जो है वो सेटअप किया जाएगा। अब यहाँ पे CPACE क्या होता है? CPACE होता है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। ये फुल फॉर्म आपको स्पेशली ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सो ये हरियाणा में सेटअप किया जाएगा। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। दिस इनिशिएटिव इज लाइकली टू प्रोवाइड ईज टू सच कंपनीज फॉर क्लोजिंग देयर बिजनेस एज पर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 18 एंड गेटिंग देयर नेम्स रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। सो ये जो इनिशिएटिव है ये किन लोगों के लिए लाया गया है कि जिनको अपना कंपनी जो है वो क्लोज करना है, उस कंपनी जो है वो नाम हटाना है, अपना रजिस्टर किया हुआ नेम, तो उसके लिए ये क्या करेगा? आसानी से मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which ministry has published the book named Women and Men in India 2022। सो ये जो बुक है ये 1995 से रिलीज़ की जा रही है। तो इस साल ये जो बुक को रिलीज़ किया गया है ये 24वां एडिशन है एंड इसे रिलीज़ किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के डॉक्टर राव इंद्रजीत सिंह, इनके द्वारा जो है इस विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 इस बुक को जो है पब्लिश किया गया। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी, ये बुक को 1995 से जो है एनुअली रिलीज किया जाता है और इस साल का एडिशन 24th था। ओके, नेक्स्ट वन, विच टेक्नोलॉजी डज माइक्रोपे यूज फॉर द डिजिटल पेमेंट्स? कौन सी टेक्नोलॉजी माइक्रोपे यूज करता है डिजिटल पेमेंट्स के लिए? तो पिन ऑन मोबाइल, ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोपे इज अ पिन ऑन मोबाइल सोल्यूशन दैट ट्रांसफॉर्म अ मर्चेंट स्मार्टफोन into a point of sale terminal and making a digital payment easier and delivering one of kind customer experience। So micropay ये पिन ऑन मोबाइल इस के ऊपर जो है वो वर्क करता है, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है, जो कि जो मर्चेंट का स्मार्टफोन होता है उसको कन्वर्ट करता है इनटू अ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, जिससे डिजिटल पेमेंट जो है वो ईजियर होता है और कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो भी बेहतर होता है। ओके, सो ध्यान में रखना माइक्रोपे किसने लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। ओके, एंड कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है? पिन ऑन मोबाइल। नेक्स्ट वन, Who has honor with the Wildlife Conservation Award 2023? तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है आलिया मिर को। ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इन्हें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है फॉर द एफर्ट्स टुवर्ड्स कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम विंस WPL 2023? तो इस साल का विमेन प्रीमियर लीग जो है कौन सी टीम ने जीता है? तो विमेन प्रीमियर लीग जीता है मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इस साल का जो 2023 का IPL जो है वो मेंस का चल रहा है, लेकिन विमेन का जो IPL हुआ है, विमेन प्रीमियर लीग जो हुआ है, उसमें मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की। ये 4 मार्च से 26 मार्च के बीच में खेला गया। लास्ट मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराकर जीत हासिल की है। ओके, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी रहेगी। और मैग लैनिंग जो है उन्हें ऑरेंज कैप मिला है इस साल के एडिशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, The Income Tax Department has launched the AIS for the taxpayer mobile app. The mobile app will facilitate taxpayer to view their information as available on AIS. What is AIS stands for? Annual Information Statement. Very important. ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इसने AIS जो है वो लॉन्च किया है टैक्स पेयर्स के लिए। ठीक है, ये एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन है। सो ये AIS क्या स्टैंड करता है? एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है ये स्टैंड आउट करता है। इससे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। Income Tax Department launched mobile application called AIS for the taxpayer that enable taxpayer to view their tax related information in the annual information statement or a taxpayer information summary. So इसमें वो tax related जो भी information है वो अच्छी तरीके से देख सकते हैं, उसका summary जो अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं। Okay, the app has an essential beneficial since starting from the financial year 1st April. Form 26 AIS will only show information related to tax at source and tax collection at source. Okay, so एक्स्ट्रा बताया गया कि 26 AIS जो है वो TDS एंड TCS के बारे में इंफॉर्मेशन जो है इसके इस फॉर्म में जो है उससे ये रिलेटेबल है। ओके, और ये जो एप्लीकेशन है फाइनेंशियल 1 अप्रैल से जो है स्टार्ट
होगा। ओके, सो सिंपल ध्यान में रखना है कि AIS जो है वो टैक्स पेयर के लिए लॉन्च किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका फुल फॉर्म है एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज हैज लॉन्च एनीवेयर कैशलेस फीचर फॉर अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स टू अवेल अ कैशलेस फैसिलिटीज एट एनी हॉस्पिटल। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली एनीवेयर कैशलेस इस फीचर को जो है लॉन्च किया है? किसके लिए? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए, ठीक है, ताकि वो कोई भी हॉस्पिटल में कैशलेस फैसिलिटी को क्या कर सके, अवेल कर सके, मतलब कि प्राप्त कर सके। तो वो है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। सो ICICI लोम्बार्ड जो है इसने जो है एनीवेयर कैशलेस इस फीचर को जो है लॉन्च किया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसीव्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज अप्रूवल टू कमेंस ऑपरेशन एज एन NBFC अकाउंट एग्रीगेटर। सो कौन सी कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूवल मिल चुका है कि वो एज ऑपरेट करेगी NBFC अकाउंट एग्रीगेटर? दैट इज CRIF कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। CRIF कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है, ठीक है, इससे जो है रिजर्व बैंक ऑफ द्वारा अप्रूवल मिल चुका है, ये ऑपरेट करेगा एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, गूगल डूडल सेलिब्रेट 77th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट डैश द फास्टेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। सो गूगल डूडल जो है इसने 77 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया फास्टेस्ट वुमन जो वर्ल्ड की थी उनका, तो वो थी केटी ओनेल। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है ये उस गूगल पेज पे जो है कंटिन्यूसली दिख रहा था, ठीक है, इसी को क्योंकि उनका जो था 77 बर्थ एनिवर्सरी था, ठीक है, केटी ओनेल का, जो कि फास्टेस्ट वुमन थी वर्ल्ड की। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, द ऋषिकुल कैंपस ऑफ द आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी इन डैश होस्टेड द इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव विद द थीम ऑफ वेटरनरी एंड आयुर्वेदा। सो ऋषिकुल कैंपस जो है आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी का कहाँ पे सिचुएटेड है? हरिद्वार में सिचुएटेड है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इन्होंने होस्ट किया है इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव को जिसका थीम था वेटरनरी एंड आयुर्वेदा। ओके, सो मार्च 17 को जो है ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो ये कहाँ पर हुआ था? ऋषिकुल कैंपस जो है आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का हैदराबाद हरिद्वार का, वहाँ पर ये जो है होस्ट किया गया था इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव एंड जिसका थीम था वेटरनरी एंड आयुर्वेदा। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल हैज प्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट क्लोन देसी गिरिल काफ फीमेल काफ कॉल्ड गंगा। सो यहाँ पे बोला जाए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गंगा नामक भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछड़े का उत्पादन किया गया है? तो वो हरियाणा है। ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। हरियाणा में जो NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल, जो करनाल है, उसमें गंगा नामक भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा के बछड़े का जो है उत्पादन किया गया है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि प्रोड्यूस करती है 15 लीटर मिल्क पर डे, उससे ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, US based GQG partner cut down its stake in HDFC asset management company from 5.33% to how much percent? So अमेरिका की स्थित जो ये GQG पार्टनर्स है, इसने HDFC एसेट मैनेजमेंट से अपना कितना स्टेक जो है वो कट डाउन किया है। 5.33% स्टेक जो था वो US based GQG में था, बट नाउ अब जो हो चुका है वो स्टेक कट डाउन हुआ है एंड अब हुआ है 2.76% ही है US बेस्ड GQG के पास HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन कंपनी दैट हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ श्रीलंका टू बिल्ड 135 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन श्रीलंका ईस्टर्न पोर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिकोमाली? ओके, सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ, जो कि श्रीलंका का है। इसके साथ मिलकर जो है वो 135 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है श्रीलंका के ईस्टर्न पोर्ट जो है त्रिकोमाली, वहां पर वो उसे वो एस्टैब्लिश करेगा। दैट इज NTPC लिमिटेड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। NTPC को पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कहा जाता था, अभी NTPC कहा जाता है। तो NTPC ने जो है सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है। वो 135 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है श्रीलंका के ईस्टर्न पोर्ट डिस्ट्रिक्ट जो त्रिकोमाली है वहां पर उसे एस्टैब्लिश करेगा, जिसके थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी को जो है प्रमोट किया जा रहा है इन 2
2 स्टेजेस। ओके, सो इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, एनटीपीसी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज डेवलप अ एप्लीकेशन मापतौल ग्रीवेंस टू फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन एंड रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है उपभोक्ताओं की जो शिकायतें हैं उनके पंजीकरण के लिए और उनके निवारण की सुविधा के लिए मापतौल ग्रीवेंसेस एप्लीकेशन को विकसित किया है। सो ये जो विकसित किया गया एप्लीकेशन है ये किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया ये हमें बताना है, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डेवलप किया है मापतौल ग्रीवेंस इस एप्लीकेशन को। ओके, जिसके द्वारा जो उपभोक्ताओं की शिकायतें हैं उनका जो पंजीकरण है मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन है वो भी किया जाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी बुलेट न्यूज़ की ओर। बुलेट न्यूज़ में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो 15 to 31 ऑफ मार्च के जो भी अब रिमेनिंग 1 न्यूज़ है जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, जो हमने क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस नहीं की वो हम लोग बुलेट न्यूज़ के फॉर्म में डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, सो सबसे पहला कैटेगरी हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। उसी का सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट हमारा न्यूज़ है, तमिलनाडु 18th wildlife sanctuary to be come up in Erode. The government of Tamil Nadu has decided to declare थानथाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट। देखिए क्या बोला जा रहा है, तमिलनाडु ने अपना 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इरोड में लाया है। जो थानथाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है तमिलनाडु का। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नंबर है और कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया इसका नाम आपको ध्यान में रखना रहेगा। IIT Madras researchers have developed a cost-effective and portable 3D paper-based device that can detect milk adulteration in just 30 seconds. So IIT Madras के जो रिसर्चर्स है इन्होंने डेवलप किया एक कॉस्ट इफेक्टिव एंड 3D पेपर बेस्ड एक डिवाइस, पोर्टेबल डिवाइस जो कि मिल्क अडल्ट्रेशन को जस्ट 30 सेकेंड में डिटेक्ट करेगा। ओके, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच अकॉर्ड्स द स्पीसीज विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटिंग। ओके, सो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसे स्केड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में इसे लिस्ट किया गया ताकि इसे हंटिंग से अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। ओके, सो नेक्स्ट वन है, सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेट सागर मंथन द रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। सो सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन जो है उसे इनॉग्रेट किया, एक रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का। देन यूनेस्को ने एक रिपोर्ट रिलीज किया वाटर कॉन्फ्रेंस जो न्यूयॉर्क में हुआ, ठीक है, उसमें ये पता चला कि 26% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डज नॉट हैव द सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड 46% लैक एक्सेस टू सेफली मैनेज द सैनिटेशन। ओके, नेक्स्ट वन, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग हैज लॉन्च ATL सारथी। तो ATL सारथी जो है अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया टू फर्दर इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। AIM has launched ATL Sathi. It provides a monitoring evaluation framework to enhance the performance of Atal Tinkering Labs. Okay, Pune with swimmer Sampana Ramesh became the fastest Indian to swim across Park State. He created this record by completing the distance of 29 km in 5 hours 30 minutes. So पुणे बेस ये स्विमर है संपन्ना रमेश, ये फास्टेस्ट इंडियन है जिन्होंने पार्क स्टेट में जो है स्विम किया 29 किलोमीटर 5 hours 30 minutes में ही कंप्लीट कर लिया। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 10% रिजर्वेशन फॉर द स्टेटहुड एक्टिविस्ट। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। सो ये हमने क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस किया, ये सेम है। नेक्स्ट जो है वो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज प्रेसिडेंट कलर टू INS द्रोणाचार्य इन केरला कोची। सो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है इन्होंने केरल के कोची में INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर्स से प्रदान किया है। ओके, सो प्रेसिडेंट कलर को निशान भी कहा जाता है जो कि हाईएस्ट ऑनर होता है मिलिट्री यूनिट में जो एक्सेप्शनल सर्विस करते हैं उनको ये अवार्ड जो है प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन है द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटिंग 5th पोषण पखवाड़ा फ्रॉम 20th मार्च टू 3rd of April। सो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इन्होंने 5th पोषण पखवाड़ा जो है वो 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में जो है सेलिब्रेट किया, जिसका थीम था न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। लिटरेसी रेट जो है वो बिहार का सबसे लोएस्ट एंड केरला का सबसे हाईएस्ट है। ये भी क्वेश्चन सेम हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया तो हम फिर से रिपीट डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने डिटेल में आपको
क्वेश्चन फॉर्म में ऑलरेडी बताया। नेक्स्ट वन है इंडिया रेलवे टू बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2030। सो इंडियन रेलवे जो है वो नेट जीरो कार्बन एमिटर रहेगा 2030 तक। गवर्नमेंट टू डेवलप अ मेगा टेक्सटाइल पार्क इन 7 स्टेट अंडर द पीएम मित्र स्कीम। पीएम मित्र की स्कीम के तहत 7 स्टेट में जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क को डेवलप किया जाएगा। सो वो कहाँ पर आने वाला है? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये आप लोगों को ध्यान में रखना रहेगा इन 7 स्टेट्स के नाम। पीएम मित्र पार्क जो है वो 5F विजन से इंस्पायर्ड है। फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7 स्टेट्स के नाम। उस विजन किससे इंस्पायर्ड है? 5F से इंस्पायर्ड है। फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। Okay, very important. Next, Ukraine right group Truth Hounds, which document war crime in the Ukraine conflict, was awarded by the Norway Sakharov Freedom Award 2023. So यूक्रेन का राइट ग्रुप जो है ट्रूथ हाउंड्स, इसे जो है नॉर्वे का सखारोव फ्रीडम अवार्ड 2023 से जो है इन्हें अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे हमारा जो नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ ये कंटिन्यू है, उसी में हम कुछ इंडेक्स एंड रैंकिंग को डिस्कस करेंगे। इंडिया 8th पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड स्विस एयर IQ एयर रिपोर्ट। तो स्विस फर्म का जो IQ एयर रिपोर्ट है, इसके द्वारा इंडिया जो है वो 8th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है वर्ल्ड का। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक चार्ट देखूँ तो यहाँ पे आपको 10 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री नजर आ रही है। ठीक है, जिसमें इंडिया रैंक कर रहा है 8th नंबर के पोजिशन पे। ओके, सो इंडिया जो था वो 5th पोजीशन पे था, 5th से वो 8th पोजीशन पे आ चुका है। ओके, अमंग द टॉप 50 मोस्ट पोल्यूटेड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जो दिल्ली रैंक करता है वो 4 नंबर पे करता है। मैं सिटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, एंड द सिटी विद द हाईएस्ट पोल्यूशन इज लाहौर। लाहौर पाकिस्तान का जो पोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। एंड दिल्ली जो है वो नंबर 4 पे रैंक करता है, और राजस्थान का भिवाड़ी जो है वो रैंक 3 पे रैंक करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी सिटी की बात की, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में अगर बात की जाए इंडिया के कंट्री की, तो कंट्री में इंडिया 8th नंबर पर है। ठीक है, रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि PM 3.5 लेवल जो होता है वो मोस्ट पोल्यूटेड होता है। ओके, एंड इंडिया सिटीज का जो आ रहा है वो 53.3 आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपको सिंपल इतना ध्यान में रखना है कि इंडिया मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री जो है उसमें रैंक आता है इंडिया का 8th रैंक। सबसे ज़्यादा मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में नंबर 1 पे छाड़ है, देन इराक है, देन पाकिस्तान है। अगर मैं सिटी की बात करूँ तो दिल्ली 4 पे आता है, और हाईएस्ट सिटी में पॉल्यूशन अगर है तो वो है लाहौर पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट वन। इंडेक्स एंड रैंकिंग को ही कंटिन्यू करते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक 13th है, और यहाँ पे टॉप किया है अफगानिस्तान ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 125th है, यहाँ पे टॉप किया है फिनलैंड ने। देन टाइम लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023। सो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस जो है 2023 की ये रिलीज हुई टाइम द्वारा, तो इसमें लद्दाख और मयूरभंज जो है वो जो है ये 2 प्लेसेस जो है इन्हें लाया गया है। ओके, अगर मैं लिस्ट बताऊँ तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में नजर आ रही होगी लिस्ट, टाइम लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023 की। यहाँ पे ये पूरी लिस्ट आपके सामने, तो इसमें आप देख सकते हो इंडिया की 2 प्लेसेस है, एक है लद्दाख, एक है मयूरभंज। ओके, सो ये 2 प्लेसेस आई हुई है, बाकी सारी लिस्ट आपके सामने। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स एंड रैंकिंग हम लोग देखते हैं, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट रैंक बेस्ट एयरपोर्ट इन द साउथ एशिया फॉर द 5th टाइम बाय द स्काई ट्रैक्स। सो स्काई ट्रैक्स द्वारा ये रेटिंग को लाया जाता है बेस्ट एयरपोर्ट। तो बेस्ट एयरपोर्ट अगर साउथ एशिया में बात की जाए तो वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, और 5वीं बार ऐसा हुआ है कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो घोषित हुआ है स्काई ट्रैक्स द्वारा। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ, ठीक है, ये साउथ एशिया की बात की जा रही है, यहाँ पे इंदिरा गांधी जो है वो टॉप कर है। लेकिन मैं अगर वर्ल्ड की बात करूँ तो वर्ल्ड में सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड नंबर 1 पे है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। एंड अगर मैं सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया की बात करूँ तो वहाँ पे दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 5वीं बार जो है वो नंबर 1 पे चल रहा है। ओके, एंड सेकेंड नाम पे अगर बात की जाए इन वर्ल्ड में तो दोहा का हमाद एयरपोर्ट जो है वो 2nd नंबर पे आता है। ठीक है, और दिल्ली का ओवरऑल अगर रैंक की जाए, ओवरऑल रैंक की बात की जाए फ्रॉम इंडिया, तो दिल्ली रैंक करता है 36 रैंक आउट ऑफ द टॉप 50 बेस एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में 50 एयरपोर्ट, अगर टॉप 50 की बात की जाए वर्ल्ड की टोटल, तो इसमें दिल्ली रैंक करता है 36वीं रैंक पे। ओके, पिछले साल जो था प्रीवियस में 37th रैंक पे था, इस साल 36 रैंक पे, तो ऊपर पोजीशन आई है दिल्ली की। ओके, इन एडिशन टू दिस जो क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है वो 3री बार बना है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, इतना ही नहीं, मतलब जैसे कि बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जो है स्काई ट्रैक्स द्वारा जो इसे नवाजा गया है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को, उसी तरह इंडिया का जो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, ये भी 3री बार कॉन्जिक्यूटिवली जो है ये अवार्ड दिया गया है। ओके, मीनवाइल एक और बात ध्यान में रखना है कि हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है उसे बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट कहा गया है इंडिया का एंड साउथ एशिया का, एंड फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया। और हैदराबाद जो है वो 65 नंबर पे रैंक कर रहा है इन बेस्ट एयरपोर्ट कैटेगरी पूरे वर्ल्ड में। ओके, आई होप आप सभी को जो भी मैंने पॉइंट्स बताए रिलेटेड टू बेस्ट एयरपोर्ट
ठीक है, वो सारे समझ आएंगे। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय क्रोल, अ कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्क कंसल्टिंग फर्म, एक्टर रणवीर सिंह हैज बीन नेम्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी 2020, सरपासिंग क्रिकेटर विराट कोहली हु हेल्ड द टॉप स्पॉट फॉर द 5 years। तो पिछले 5 सालों से इस रैंकिंग में विराट कोहली का रैंकिंग जो था वो सबसे ऊपर था, लेकिन इनको सरपास किया है रणवीर सिंह ने। अब वो बने हैं इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी, ठीक है, 2022 के। ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो क्रोल करता है, जो कि एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्क कंसल्टेशन फर्म है। ओके, अब इस क्रोल के रिपोर्ट को ही ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मैंने कहा कि रणवीर सिंह सबसे टॉप पे है, तो सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे आते हैं अक्षय कुमार एंड आलिया भट्ट। सो अक्षय कुमार 3rd नंबर पे है एंड आलिया भट्ट जो है वो 4th नंबर पे है, और उनका जो ब्रांड वैल्यू है वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। दीपिका पादुकोण 5th नंबर पर आती है, ओके, जो कि कतार एयरवेज की इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर भी रिसेंटली रह चुकी है। ओके, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान जो है वो टॉप 10 के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटीज के भी लिस्ट में आते हैं। MS धोनी जो है वो 6th रैंक करते हैं, ठीक है, इन मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी 2022 में। ओके, एंड बाकी सारी लिस्ट तो आगे जो भी मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी वो सारी आप रीड कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारा बुक्स एंड ऑथर है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट बुक्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है इस मंथ की, जिसको मैं डिटेल में बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। सो फर्स्ट वन बुक है अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। ये पहली बुक है, इसके ऑथर जो है वो अनुराग बिहार जो है वो ऑथर है, जो कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के CEO है, ठीक है। नेक्स्ट बुक है छत्रपति शिवाजी महाराज। इस बुक के जो ऑथर है वो है पॉपुलर मराठी ऑथर हिस्टोरियन श्रीमांत कोकाटे। ओके, उनकी ये पहली बुक है, इंग्लिश में बनाई गई, छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, देन नेक्स्ट है राकेश आनंद बख्शी इज द ऑथर ऑफ द बुक बासु चटर्जी एंड द मिडल ऑफ द रोड सिनेमा। सो बासु चटर्जी एंड द मिडल रोड सिनेमा के जो ऑथर है दैट इज राकेश आनंद बख्शी। देन है आजाद इस बुक के जो ऑथर है वो है गुलाब नबी आजाद, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के एंड यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी जो है लिखा है एंड वो बुक का नाम है आजाद, ठीक है। देन रचना बिश रावत, अ जर्नलिस्ट राइटर फ्रॉम इंडिया, हैज रिसेंटली रिटन अ बुक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। द बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म की जो ऑथर है दैट इज रचना बिश रावत। एंड द लास्ट बुक जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, विमेन एंड मेन इन इंडिया, जो कि लॉन्च की गई इंद्रजीत सिंह राव द्वारा। ओके, सो ये कुछ बुक्स थी इस मंथ की जो रिलीज हुई थी, जो हम लोगों ने 15 to 31 ऑफ मार्च किया उसमें। ओके, सो ये सारी आपको ध्यान में रखना है। देन कंटिन्यू करते हैं नेशनल की न्यूज़ को इवेंट एंड देयर वेन्यूज के साथ। सो कुछ इवेंट्स हुए हैं, तो यहाँ पे सिंपली मैं रीड करूँगी, आपको समझ लेना है, बिकॉज यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं होता है। सो यहाँ पे जो भी मीटिंग्स हुए वो मैं आप लोगों को ऑल इन ऑल बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात मीटिंग है हमारी सेकेंड वर्क ग्रुप मीटिंग जो हुआ एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप का, वो गांधीनगर में हुआ। देन PM मोदी एड्रेस 1 वर्ल्ड 1 TB एट वाराणसी। सो 1 वर्ल्ड 1 TB समिट जो हुआ वो वाराणसी में हुआ, जो ट्यूबरकुलोसिस डे होता है, ठीक है, उस दिन इस मीटिंग को जो है हेल्ड किया गया था, ठीक है। एंड इसके पीछे का गोल यही था कि टीबी को एलिमिनेट की जाए, इरेडिकेट की जाए बाय द ईयर 2025। ओके, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड द वैदिक हेरिटेज पोर्टल इन न्यू दिल्ली। सो वैदिक हेरिटेज पोर्टल को जो है अमित शाह द्वारा इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। ओके, एरिएटेड कम डांसिंग फाउंटेन जो है वो श्रीनगर में इनॉग्रेट किया गया। इंडिया एंड श्रीलंका इनॉग्रेटेड एग्जीबिशन जोरफी बाबा इन न्यू दिल्ली। नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड एग्री यूनिफेस्ट इन बेंगलुरु। मणिपुर गवर्नर इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल फार्मिंग। Union Minister for Ayush Sarbananda Sonowal inaugurated 26th convocation of Rashtriya Ayurveda Vidyapit and 20th national seminar on the topic usage of Trina Dhanya millet in contemporary lifestyle at New Delhi. Okay, next one C20 India Inception meeting जो है वो नागपुर में हुआ। Second G20 Sustainable Finance Working Group meeting वो इधर में हुआ। Nagaland all set to host the G20 Business Summit at Kohima and L20 Engagement Group Inception meeting जो है वो अमृतसर पंजाब में हुआ। सो यहाँ पे हमारी इवेंट्स जो कुछ हुए, जो कुछ मीटिंग्स हुई वो मैंने आप लोगों को बताई। सो ये सारी आप लोगों को मीटिंग्स एंड वेन्यू जहाँ पे कुछ इनॉग्रेट हुआ वो आपको सारा ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन MOU एंड एग्रीमेंट्स। NTPC ने MOU साइन किया इंडियन आर्मी के साथ, ठीक है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। देन हिमाचल प्रदेश ने MOU साइन किया फ्रेंच एजेंसी के साथ टू इंप्रूव द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। देन गेल ने MOU साइन किया है शेल एनर्जी इंडिया के साथ ऑन इथेन सोर्सिंग। एंड NTPC ने एग्रीमेंट साइन किया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फॉर द सेटिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ,
ठीक है, ग्रीन NH कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के लिए, उसके लिए 500 मिलियन का जो है लोन वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को जो है वो प्रोवाइड किया है। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो बनाए जा रहे हैं वो 4 सिटीज़ में बनाए जा रहे हैं। वो 4 सिटीज़ मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ऊपर ऑलरेडी आपको बताया था, आप भी रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसके लिए टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग भी मैंने आपको बताया था 1288.24 करोड़ रुपीज, जिसमें से वर्ल्ड बैंक जो इंडिया को दे रहा है दैट इज $500 मिलियन। ओके, देन है NCLT अप्रूव HDFC एंड HDFC बैंक मर्जर proved the merger of the HDFC Limited and HDFC Bank, which is considered to be the largest merger in the history of the corporate India. So NCLT ने जो HDFC Limited का and HDFC Bank का जो मर्जर है वो अप्रूव कर दिया है। That's it, इतना ही ध्यान में रखना है। HDFC Prudential Life Insurance launch HDFC Pru Gold a long time saving product। तो ICICI Pru Gold ये लॉन्ग टाइम सेविंग प्रोडक्ट जो है वो ICICI Prudential इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च किया गया और इसका जो प्रोडक्ट है वो 3 वेरिएंट में अवेलेबल है, इमीडिएट इनकम विद बूस्टर एंड deferred income. Okay, next one, RBI to set up a data center and cyber security training institute in Bhubaneswar. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि RBI ने डेटा सेंटर एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो भुवनेश्वर में जो है वो स्टार्ट किया है। कुछ न्यूज़ आप लोगों को इसमें इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ आपको बैंकिंग एंड अवेयरनेस के पॉइंट्स नजर आए होंगे। सो अगर आप लोगों को ये नहीं पता चला होगा कि बैंकिंग अवेयरनेस का कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, वो इसलिए नहीं पता चला होगा क्योंकि आपने बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन नहीं देखा होगा। तो बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन देखिए, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड डेटा ही कवर अप किया गया है। ओके, सो इसमें मैं काफ़ी शॉर्ट में बताती हूँ, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस की जब भी मैं सेशन लेकर आती हूँ तो उसमें काफ़ी डिटेल में आपको हर एक मंथ का वो बैंकिंग अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाता है। तो डिटेल में अगर पढ़ना है तो आपको वो सारे सेशंस फॉलो करना रहेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। एंड बैंकिंग अवेयरनेस का अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, उसे फॉलो करोगे तो आपको सारे मंथ के बैंकिंग अवेयरनेस वहीं पे मिल जाएंगे। करेक्ट। नेक्स्ट वन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन AIS फॉर द टैक्स पेयर्स। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन फॉर्म में बताया था एंड उस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये पढ़ा था व्हाट डज AIS स्टैंड्स फॉर। ओके, सो AIS स्टैंड फॉर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, ठीक है, और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। ओके, नेक्स्ट वन, RBI अप्रूव द प्रपोजल टू मर्ज लक्ष्मी विलास बैंक विद DBS बैंक। सो RBI ने अप्रूवल जो है वो अलाउ कर दिया है कि लक्ष्मी विलास बैंक जो DBS बैंक के साथ क्या करेगा, मर्ज करेगा। देन इंडियन में द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव $108 मिलियन अप्रोक्सीमेट 889 करोड़ लोन टू असम improve disaster preparedness and enhance flood forecasting। ओके, सो वर्ल्ड बैंक ने जो है $108 मिलियन का लोन जो है वो असम को हेल्प करने के लिए जो है वो अप्रूव कर दिया है। देन करूर वैश्य बैंक हैज टाइड अप विद SBI लाइफ इंश्योरेंस, द इंश्योरेंस आर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ बैंक का इंश्योरेंस पार्टनर। ओके, तो करूर वैश्य बैंक ने SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप के लिए जो है वो टाई अप किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज अपॉइंटमेंट। अभी हम लोग अपॉइंटमेंट्स को देखने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर श्रेया गोडावत जो है वो बनी है इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर फॉर द शी चेंज क्लाइमेट। सो शी चेंज क्लाइमेट के लिए जो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी वो है श्रेया गोडावत। ओके, ये क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर है। वाईकॉम 18 ने जो है MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है टू प्रमोट अ डिजिटल स्पोर्ट व्यूइंग। देन लग्जर ने अपॉइंट किया है विराट कोहली को एज अ ब्रांड एम्बेसडर। दीपक मोहंती बने हैं चेयरमैन ऑफ PFRDA। PFRDA का फुल फॉर्म क्या होता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट वन, के कीर्तिवर्धन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ TCS। रामा साया प्रसाद यादव इलेक्टेड एज अ नेपाल्स 3rd वाइस प्रेसिडेंट। तो ये नेपाल के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं रामा साया प्रसाद। ओके, रतन टाटा अपॉइंटेड ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज टू द ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया रिलेशनशिप पर्टिकुलरली टू ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिलैंथ्रोपी। सो रतन टाटा बने हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अजय सिंह द चेयरमैन एंड MD ऑफ स्पाइसजेट हैज टेकन ओवर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ असोचैम। सो स्पाइसजेट के जो चेयरमैन एंड MD थे अजय सिंह, वो असोचैम के प्रेसिडेंट बने हैं। असोचैम का फुल फॉर्म होता है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, प्रवन हरिदासन जो है वो बने हैं MD CEO ऑफ एक्सिस सिक्योरिटीज। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी। नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज अवार्ड्स। सो शेख मुजिबुर रहमान जो है, ठीक है, इन्हें पोस्टमसली बांग्ला अकादमी लिटरेचर अवार्ड जो है 2021 का दिया गया फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द बंगाली लिटरेचर एंड द लैंग्वेज। ओके, देन बेंगलुरु ने रिसीव किया हेल्दी सिटी अवार्ड फॉर द स्मोकिंग लॉस। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास जो है इसने
ऑनर किया है नवीन जिंदल को विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देन है लुइस कैफरेली हैज won the 2023 Abel Prize for the seminal contribution to regulatory theory for the non-linear partial differential equation in including phi boundary problem and the Mond-Apier equation। So Abel Prize 2023 का किसे मिला यही ध्यान में रखना है, वो लुइस कैफरेली जिन्हें ये अवार्ड मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सो सिंपली उनका नाम और इस साल का अवार्ड मिला, किस लिए मिला ये भी मैंने आपको मेंशन किया है। और इसमें मॉनेटरी प्राइज जो दिया जाता है दैट इज 37.5 मिलियन करोड़ जो है वो दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, नेशनल विमेन हॉकी टीम मिडफील्डर सलीमा चेटे जो है वो बनी है AHF की एथलीट एम्बेसडर फॉर इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। नेक्स्ट जो है वो है बॉम्बे जयश्री जी ने संगीता कलानिधि अवार्ड जो है वो दिया गया, एक म्यूजिक एकेडमी अवार्ड होता है, तो ये बॉम्बे जयश्री को जो है ये दिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन अगर बात की जाए तो वो MT वसुदेवन नैयर है जिन्हें केरला का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया। अब केरला का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर की मैं बात करूँ तो वो 3 कैटेगरीज में होता है, केरला ज्योति, केरला प्रभा एंड केरला श्री। केरला ज्योति जो है सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है, देन केरला प्रभा, देन केरला श्री। सो केरला ज्योति जो दिया गया है वो MT वसुदेवन नैयर को दिया गया है एंड केरला प्रभा जो है वो शेयर किया गया है एक्टर मम्मूटी, सिविल सर्विस ऑफिसर T माधवा मेनन एंड राइटर ओमचेरी NN पिल्लाई द्वारा। ओके, सो ये जो केरला पुरस्कारंगल अवार्ड होते जो है ये 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, केरला ज्योति, केरला प्रभा एंड केरला श्री। एंड ये अवार्ड उन इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड जाते हैं जिनका एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन होता है लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, साइंस, सोशल वर्क एंड स्पोर्ट्स में। ओके, सो ये जो केरला पुरस्कारंगल है ये सिविलियन अवार्ड है, ये केरला गवर्नमेंट ने 2021 से इसे स्टार्ट किया है। ओके, सो ये था ऑल अबाउट केरला हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। नेक्स्ट वन है ऑन्कोलॉजिस्ट तपन सखिया फ्रॉम आसाम डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट हैज बीन नेम्ड फॉर द स्टेट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आसाम वैभव फॉर द ईयर 2023। जिस तरह हम लोगों ने भी केरला का पढ़ा उसी तरह आसाम का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है आसाम वैभव वो दिया गया तपन सखिया को, ठीक है, जो कि डिब्रूगढ़ आसाम से बिलोंग करते हैं। ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, इन्हें जो है आसाम वैभव 2023 का दिया गया। ओके, किस लिए दिया गया मैंने रीजन आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा वीडियो जो वो काफी ज्यादा लेंदी हो चुका है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी दैट इज डिफेंस। 13th एडिशन का जो एक्सरसाइज बोल कुरुक्षेत्र है वो जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में हुआ। अफ्रीन इंडिया का अपेंडिक्स 23 जो कि पुणे में हुआ। सो नेक्स्ट वन है JRSC ने मोस्ट साइलेंट शिप INS अनुरोध को जो है लॉन्च किया है। ओके, सो INS अनुरोध जो है ये सेकेंड सीरीज है, 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शालो वाटरक्राफ्ट जो है बिल्ड किया गया है JRSC द्वारा इंडियन नेवी के लिए, तो उसका ये सेकेंड सीरीज है। ओके, सो उसका मोस्ट साइलेंट शिप जो है दैट इज INS अनुरोध। ओके, देन एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण 23 कंडक्ट हुआ इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी के बीच में 20 से 22 मार्च के बीच में कोंकण कोस्ट अरेबियन सी में। ओके, देन डिफेंस मिनिस्ट्री साइन अ 2 कॉन्ट्रैक्ट विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वर्थ ओवर 3700 करोड़ टू एनहांस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। सो इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए जो डिफेंस मिनिस्ट्री उसने 2 कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। कितना अमाउंट के 37,000 करोड़ के। ओके, सो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्थ ओवर 2800 करोड़ इन्वॉल्व द सप्लाई ऑफ द मीडियम पावर रडार अरुद्रा विच हैव डिजाइन एंड डेवलप बाय द DRDO विल बी मैन्युफैक्चर बाय द BEL एंड द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 950 करोड़ रिलेटेड टू रडार वार्निंग रिसीवर्स। सो देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं BEL के साथ मिलकर 3700 करोड़ के, तो उसमें से पहला जो है वो 2800 करोड़ का है एंड सेकेंड जो है वो 950 करोड़ का है। ठीक है, जो ये मैंने डिटेल में पॉइंट पे ये दिए आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है। ओके, देन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान इनॉग्रेटेड 2-day वर्कशॉप ऑन द ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग इन मिलिट्री प्लेटफॉर्म इन न्यू दिल्ली। सो डिफेंस स्टाफ के जो चीफ है अनिल चौहान, इन्होंने 2 दिन का वर्कशॉप जो है ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग इन मिलिट्री प्लेटफॉर्म जो है वो न्यू दिल्ली में जो है इनॉग्रेट किया। सिंगापुर आर्मी एंड द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन द 13th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, अ बायलैटरल आर्मर एक्सरसाइज फ्रॉम 6 to 13th मार्च एट जोधपुर मिलिट्री स्टेशन इन इंडिया। सो सिंगापुर आर्मी ने और इंडियन आर्मी ने दोनों ने मिलकर जो है 13th एडिशन एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र में जो है वो पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा वही का इलैबोरेटेड वर्जन है जो कि 6 से 13 के बीच में मनाया गया जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में। ओके, सो यहाँ पे हमारा डिफेंस के पॉइंट सारे कवर अप होते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स कैटेगरी। स्पोर्ट्स में सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, BCCI ने हर्बल लाइफ को जो है ऑफिशियल पार्टनर जो है वो डिक्लेयर किया है फॉर द टाटा IPL 2023। देन
एशियन खो खो चैंपियनशिप मेन एंड वुमेन्स का आसाम में स्टार्ट हो चुका है। रोहन बोपन्ना बिकम्स द ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर एट द एटीपी मास्टर्स। सर्जियो पेरेस जो है वो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का उन्होंने जीत लिया है। इंडिया 2023 का साफ चैंपियनशिप जो है बेंगलुरु में जो है होस्ट करेगा। हिमा दास एंड एंसी सोजन जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन 200 मीटर एंड लॉन्ग जंप इन इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 1। आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप जो है वो भोपाल में स्टार्ट होगा। सबरजीत सिंह जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल एट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप। नीतू Gangas clinched the gold medal in 48 kilograms category at the IBA Women World Boxing Championship. लवलीना जो है इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है at the middleweight category in 2023 IBA World Boxing Championship. ओके, देन ईरानी कप 2022 और 23 की बात की जाए तो टीम रेस ने यहाँ पे जीत लिया है 30th विन, उनका टाइटल जीता है। और इन्होंने किन को हराकर ये मेडल जीता है? इन्होंने मध्य प्रदेश को हराकर जो है ये टीम रेस ने जो है ईरानी कप हासिल किया है। देन AIFF की बात की जाए तो AIFF ने अनाउंस किया 2023 एडिशन का साफ चैंपियनशिप जो है साउथ एशियन मार्क्यू इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है वो बेंगलुरु में स्टार्ट किया फ्रॉम 21 जून टू 3 जुलाई 2023। ओके, सो इंडिया 2023 का साफ जो है वो चैंपियनशिप होस्ट करेगा बेंगलुरु में। ओके, सो यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन कैटेगरी हमारी इंपॉर्टेंट डेज, यहाँ पे 15th मार्च के से लेकर 31 मार्च के बीच के इंपॉर्टेंट डेज अवेलेबल है। तो 16 मार्च को इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है। देन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है विद थीम। ओके, देन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल बिहार ने 111th फाउंडेशन डे जो है 22 मार्च को मनाया, इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ओके, देन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे वेरी इंपॉर्टेंट 23 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। ओके, देन उसकी बात अगर बात की जाए तो वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम स्लेवरी ये मनाया जाता है 25 मार्च को। ओके, देन सो ऑन। सो यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ डेज आप लोगों को दिए हुए, सारे आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है, उनकी थीम्स भी अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी होगी। लास्ट कैटेगरी दैट इज ओब्यूचरी। अगर ओब्यूचरी की बात करूं तो प्रदीप सरकार जो है इनका हाल ही में निधन हुआ। ये एक डायरेक्टर थे, 67 की उम्र में इनका हाल ही में निधन हुआ। एंड इंटेल के जो को फाउंडर है जॉर्डन मॉरे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारी बुलेट न्यूज भी कंप्लीट होती है जिसमें हमने डिफरेंट अलग अलग कैटेगरीज में सारी न्यूज को कवर अप किया। सबसे पहले हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया, आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। देन हम लोगों ने बुलेट न्यूज को डिस्कस किया, आई होप आपको सारी बुलेट न्यूज भी समझ आए होंगी। सो यहाँ पे हमारे मार्च मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। प्रीवियस फर्स्ट 15 डेज का अगर आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा देती हूँ। फर्स्ट 15 डेज का ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया था आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड रिमेनिंग 15 डेज का आज मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो हमारा मार्च मंथ कंप्लीट होता है। इसका ई बुक आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन पे प्रोवाइड हो जाएगा। आप लोगों को कोचिफाई का एप्लीकेशन आपके फोन में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाके कोचिफाई को सर्च कीजिए और हमारा जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कीजिए। एंड आफ्टर इंस्टॉल करने के बाद स्टडी मटेरियल के टैब में ई बुक के सेक्शन में जाके ई बुक को गो थ्रू कीजिए, परचेज कीजिए जो भी आपको चाहिए वो, क्योंकि जो भी मैं सेशंस आपको प्रोवाइड करती हूँ उसके सारे ई बुक्स आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन पे मैं प्रोवाइड करती हूँ। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।